आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो, उसमें इकोनॉमिक्स का एक सेक्शन है जिसे हम नेशनल इनकम कहते हैं। वहाँ से सवाल हमेशा पूछा जाता है। एसएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, जेपीएससी, यूपीएससी, रेलवे, बीएड या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, वहाँ सवाल ज़रूर इस सेक्शन से आता है। हेलो गाइस, माय नेम इज़ आकाश एंड वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाश जी के इन्फॉर्मेशन। इकोनॉमिक्स सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज चौथा पार्ट लेकर आया हूँ। यहाँ से मैं वीडियो के माध्यम से क्लास कंडक्ट करूँगा। आने वाली बिहार के परीक्षाएं जैसे कि बीपीएससी पंचायती राज या एएओ या फिर 67 बीपीएससी में आप यहाँ से सवाल पाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और नेशनल इनकम के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे है कि नेशनल इनकम क्या होता है, व्हाट इज़ नेशनल इनकम। ठीक है फ्रेंड्स, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक कंट्री और कंट्री इंक्लूडिंग इंडियन इनकम विच कम फ्रॉम फॉरेन इन ए ईयर। राष्ट्रीय आय क्या होता है दोस्त? जब ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारे देश में प्रोड्यूस किया जाता है और वो जो इंडियन इनकम जो है जो विदेश से हमारे देश में आता है, उस दोनों को इंक्लूड करेंगे तो नेशनल इनकम बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप हमसे पूछ सकते हैं कि जीडीपी क्या होता है। फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसको बोलते हैं ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक बाउंड्री। ठीक है, उसमें हम इंडियन इनकम जो है विदेश से आता उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल टू जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम आउटसाइड, जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम आउटसाइड कंट्री बाय इंडियन। ठीक है, वी आर ऑलवेज टेकिंग फाइनल गुड्स टू रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग एंड ब्रिंग एक्यूरेसी। हम हमेशा फाइनल गुड्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं ताकि डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम ना हो और एकदम एक्यूरेट डाटा हमारे पास निकल के आए। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास कुछ एक्सेप्शन है जो कि नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। क्या क्या है? इंटरमीडिएरीज गुड। क्या है फ्रेंड्स? इंटरमीडिएरीज गुड, ब्लैक मनी इंटरमीडिएरीज गुड, या फिर आपको पेंशन हो गया, हाउसवाइफ इनकम या फिर पेंशन, इस सब को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है कि आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और सवाल पूछेगा कि ऐसा व्हाट आर द एक्सेप्शन ऑफ नेशनल इनकम। आपके पास 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, इसमें से एक ऑप्शन यहाँ से रहेगा और 3 ऑप्शन कुछ और दे देगा। ठीक है, आपको वहाँ पे चूज करना है। अगर आपको ये चीज़ चारों पता है तो श्योर सी बात है कि आप क्वेश्चन सही करके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। अब हम देखते हैं कि नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, जीडीपी, व्हाट इज जीडीपी? द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कभी कभी जीडीपी का परीक्षाओं में फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है। जीडीपी क्या है? ऑप्शन दे देगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, कुछ और दे देगा, लेकिन उसमें आंसर होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ ए कंट्री विद इन ए ईयर इज कॉल्ड जीडीपी। जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है वो जो हमारे देश में प्रोड्यूस किया जाता है उसको हम जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, नेशनल इनकम और जीडीपी में एक अंतर है कि नेशनल इनकम में हम फॉरेन, इंडियन इनकम जो है फॉरेन से आता है उसको भी इंक्लूड करते हैं लेकिन जीडीपी में नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एनडीपी क्या है? व्हाट इज एनडीपी? सबसे पहले एनडीपी का फुल फॉर्म है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी में अगर हम डेप्रिसिएशन को घटा देंगे तो एनडीपी हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब डेप्रिसिएशन क्या है? ठीक है, द डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। एसेट का जो वैल्यू डिक्रीज करता है साल दर साल उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2020 में अभी 2021 है। ठीक है, यहाँ पे एक कोई एसेट्स है, उसका कॉस्ट
1 लाख है, ठीक है, और 5% से डेप्रिसिएट कर रहा है, तो ऑब्वियसली 2022 में उसका 5% हम डेप्रिसिएट कर देंगे तो कितना होगा, 95,000 हो जाएगा, ठीक है। उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। जीएनपी क्या है, व्हाट इज जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। जीएनपी में क्या है, जीडीपी प्लस एम माइनस एक्स। एम स्टैंड्स फॉर इंडियन इनकम फ्रॉम फॉरेन, एन स्टैंड्स फॉर फॉरेनर इनकम फ्रॉम इंडिया। इन क्लोज्ड इकोनॉमी एम माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, इट मीन्स जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी। जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी में अगर हम इंडियन इनकम जो फॉरेन से आता है उसको इंक्लूड करेंगे और फॉरेनर इनकम जो, जैसे कि हम बोल सकते हैं, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। अमेरिका में, सऊदी अरब में बहुत सारे इंडियन रहते हैं, ठीक है। जब वो हमारे देश में पैसा भेजते हैं तो उसको हम जोड़ेंगे, लेकिन विदेशी लोग भी हमारे देश में काम करते हैं, अगर वो हमारे देश से पैसा अपने देश को भेजते हैं तो उसको हम एक्सक्लूड करेंगे। जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी, जहाँ पे क्लोज्ड इकोनॉमी होता है वहाँ पे एम माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 होता है। अब एनएनपी एट मार्केट प्राइस क्या है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रीसिएशन, और एनएनपी एट फैक्टर प्राइस इज इक्वल टू एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। आप जो ये देख रहे हैं ना कि कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, जीडीपी हो, या हमेशा हम लोग एग्ज़ाम में करंट अफेयर से भी यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं कि इस तिमाही में भारत का जीडीपी कितना ग्रोथ किया, समझ रहे हैं, चाहे बिहार का जीडीपी कितना ग्रोथ किया, या फिर अगर कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम होता है तो उस स्टेट से संबंधित जीडीपी के बारे में पूछा जाता है, समझ रहे हैं। या फिर फर्स्ट क्वार्टर में इंडिया का जीडीपी कितना ग्रोथ का, या फिर वर्ल्ड बैंक जो है भारत के ग्रोथ को कितना अनुमानित किया है, व्हाट इज द प्रिडिक्शन ऑफ वर्ल्ड बैंक फॉर जीडीपी, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे 2021 में भारत 11.5% की ग्रोथ से बढ़ेगा एक जीडीपी। बहुत सारी संस्थाएं, रेटिंग इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड बैंक हो गई, आईएमएफ हो गई, या फिर क्रिसिल हो गई, या फिर आपको आरबीआई हो गई, मूडीज़ हो गई, ये सब हमेशा, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये सब है ना जीडीपी का प्रिडिक्शन करती रहती है, और वहाँ से सवाल एग्ज़ाम में देखने को मिलता ही मिलता है। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि एनडीपी इज इक्वल टू व्हाट, तो जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन आपके जो ऑप्शन में होगा वो आंसर सही हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। देयर आर 3 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड को वैल्यू एडेड मेथड और आउटपुट मेथड भी बोलते हैं। व्हाट इज प्रोडक्शन मेथड, द मेथड इन विच मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। वो मेथड जिसमें डिफरेंट सेक्टर जो है, डिफरेंट सेक्टर के द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता है उसको प्रोडक्शन मेथड बोलते हैं, समझ रहे हैं। इनकम मेथड क्या होता है, इनकम मेथड में हम सैलरीज, वेजेस, इंटरेस्ट और रेंट को ऐड करते हैं जो लीगली अर्न है, नॉट इलीगली। एक्सपेंडिचर मेथड का एक फॉर्मूला है C + I + G + M - X। C स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, I स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, G स्टैंड फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, M - X इक्वल टू इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। अब सेक्टर कितने आपको तो पता ही है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिशियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर वो होता है जो डायरेक्ट हमको नेचर से प्राप्त होता है, फॉर एग्जांपल माइनिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। सेकेंडरी सेक्टर जो इंडस्ट्री बेस्ड है, जब हम रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन हम एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर से लिए, कॉटन हम एग्रीकल्चर सेक्टर में आया, उससे हम जब कपड़ा बनाते हैं तो हम क्या हुआ, कॉटन में ले क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, और उससे हम कपड़ा बनाएंगे तो हम सेकेंडरी सेक्टर ऑब्वियसली हो जाएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल को हम फाइनल गुड्स, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं ना। और टेरिशियरी सेक्टर क्या हो गया, उसको हम टेरिशियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर बोलते हैं। भारत के जीडीपी में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन टेरिशियरी सेक्टर का होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम। नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। हमारे देश का क्या इनकम है और कितनी पॉपुलेशन है
अगर हमारे देश की पूरे देश की इनकम को हम पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, जो हमारे पास आएगा उसको हम पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। किसी भी देश का स्तर, किसी भी देश का लेवल हम पर कैपिटा इनकम से ही जान सकते हैं। जैसे भारत, एक डाटा आया था, भारत अभी 131वें स्थान पर है, और बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रियां हैं जहाँ पे जनसंख्या कम है, जीडीपी अच्छा है, इनकम अच्छा है, तो वहाँ का पर कैपिटा इनकम अच्छा है। पर कैपिटा इनकम दिखाता है कि इस कंट्री का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, पर कैपिटा इनकम इज ए मिरर विच शोज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ ए कंट्री। पर कैपिटा इनकम एक आईना है जो कि एक देश का लिविंग स्टैंडर्ड को दिखलाता है। अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेते हैं जो कि नेशनल इनकम से पूछे गए हैं। हु हैव डन द फर्स्ट अटेम्प्ट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का प्रयास किया था 1867 में। फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम वाज प्रोफेसर पीवी आरवी राव। प्रोफेसर पीवी आरवी राव in 1935 they tried to attempt to calculate national income. Next one, what is transfer income? Income which is not produced by any production process. ट्रांसफ़र इनकम उसको बोलते हैं जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस के द्वारा प्रोड्यूस नहीं किया जाता। ट्रांसफ़र पेमेंट आर स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट डोज, ओल्ड एज पेंशन एंड सब्सिडीज। स्कॉलरशिप जो बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए दिया जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट डोज बेरोजगारी भत्ता जिसको हिंदी में बोलते हैं। बहुत सारी स्टेट हैं जो अपने राज्य में बेरोजगारों को भत्ता देती है। ओल्ड एज पेंशन, जब बिहार सरकार की बात करें तो 60+ वाले को बिहार सरकार हर महीने 400 रुपये महीना देती है, और 70 या 80+ वाले को 500 रुपये महीना देती है, जो कि एक बेहतर कदम है। शायद 400-500 रुपये कोई बड़ी रकम ना हो, लेकिन अगर वही रकम गरीब को मिले तो शायद उसके लिए बहुत बड़ा हो जाता है। सब्सिडीज़, पेंशन जो सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मिलता है। सब्सिडीज़, फॉर एग्जांपल एलपीजी पे केंद्र सरकार सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है, और वो डायरेक्ट बैंक खाता में पहुंचाया जाता है। ये सब ट्रांसफ़र पेमेंट के अंदर आता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रांसफ़र पेमेंट क्या है? आपके पास 3 ऑप्शन दे देगा। अनएम्प्लॉयमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट 4 ऑप्शन दे देगा कि इसमें से कौन सा ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं है। स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट डोज, ओल्ड एज पेंशन, और कुछ और दे देगा। ठीक है, ये तीनों तो ट्रांसफ़र पेमेंट है और वो नहीं है, तो चौथा वाला आंसर हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 3 ऑप्शन गलत दे देगा, एक इसमें से उठा के दे देगा। अगर आपको पता है क्या है तो आप डायरेक्ट आंसर मार दीजिएगा। नेक्स्ट वन क्या है? इनकम एंड कंजप्शन आर व्हाट? इनकम एंड कंजप्शन आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। जब हमारा इनकम बढ़ेगा तो हमारा कंजप्शन भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जब हमारा इनकम घटेगा तो हमारा कंजप्शन भी घट जाएगा। नेक्स्ट वन, द CSO provides the data under a new revised series in which the base year is taken as 2011 and 2012 is taken as a base year. ये क्वेश्चन very important है, very important for all exam. Next one, the first income committee was established in 1949 को फर्स्ट इनकम कमेटी को स्टैब्लिश किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर PC महलनोबिस। फर्स्ट इनकम कमेटी was established in 1949. First official attempt to calculation of national income was done by Mr. PC Mahalanobis. In second 5-year plan, national income calculation completed. On 20th June, National Statistics Day was celebrating on the birth of PC Mahalanobis. Next question, national income is also known as NNP at market price. National income is also known as NNP at market price. Initially, NNP at factor price was known as national income, but now NNP at market price is known as national income. आपके पास ऑप्शन में दोनों दे देगा, NNP at factor price and NNP at market price. पहले NNP at factor price को नेशनल इनकम बोलते थे, के रूप में जाना जाता था बोल सकते हैं, लेकिन अब NNP at market price को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इनकम
एस्टिमेट्स इन इंडिया आर प्रिपेयर्ड बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। CSO के द्वारा नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया जाता है या फिर प्रिपेयर किया जाता है। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू व्हाट? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन ए कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? डेफिनेटली पर कैपिटा इनकम शोज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पर कैपिटा इनकम हमारे किसी भी कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को दर्शाता है। कुछ फैक्ट्स देखते हैं। NSSO क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसका 1950 में स्टैब्लिश किया गया था। इसका फंक्शन क्या है? इट कलेक्ट्स सोशियो इकोनॉमिक रिलेटेड डाटा। हेड ऑफिस कोलकाता में है। आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि NSSO का हेड क्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि NSSO का स्थापना कब हुआ था? तो 1950 में। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ NSSO? तो इट कलेक्ट्स सोशियो इकोनॉमिक रिलेटेड डाटा। अब CSO के बारे में जानते हैं। CSO सबसे पहला सवाल, CSO का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। CSO क्या करता है? तो इट कैलकुलेट एंड पब्लिश नेशनल इनकम। तीनों तरह से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। एंड लास्ट वन इज NSC, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन को न्यू दिल्ली में स्टैब्लिश किया गया था। इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 2000। ये क्या करता है? जब भी कोई भी डाटा है ना पब्लिश होता है ना, उससे पहले नेशनल इनकम का कोई भी डाटा अगर पब्लिश होता है, GDP का कोई भी डाटा पब्लिश होता है, उससे पहले NSC का काम है रिव्यू करना। उसको रिव्यू करने के बाद पब्लिश किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा नेशनल इनकम से रिलेटेड कुछ सवाल भी था और कुछ कॉन्सेप्ट भी था कि व्हाट इज़ नेशनल इनकम, व्हाट आर द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, एक्सेप्शन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। लाल बटन सब्सक्रिप्शन लाल में लिखा होगा, प्लीज़ उसको आप क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और आगे भी मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। इकोनॉमिक्स हो या फिर आप पॉलिटी हो। अब मैं क्या बोलते हैं आपको, लूसेंट का टेस्ट सीरीज़ लाने वाला हूँ। ठीक है, और हिस्ट्री का भी टेस्ट सीरीज़ लाने वाला हूँ जो आगामी परीक्षाएं में आपको बहुत काम आएगा। आई होप आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच।